नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य इसके अंतर्गत हमारे जो रहेगा प्रारंभिक हिंदी की विशेषताएं एवं हिंदी पूर्व की भाषाओं में संक्षिप्त साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आज हम प्रश्न नंबर लेकर आए हैं आपका 7। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि हिंदी पूर्व की भाषाओं में संरक्षित साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जो हिंदी पूर्व की भाषाओं में कहते संरक्षित का अर्थ होता है संरक्षण करना। साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जो पूर्व भाषाएं उनको संरक्षित करके रखा गया उनका हमें क्या करना है, संक्षिप्त परिचय देना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे हम इसमें हिंदी पूर्व की भाषाओं में संरक्षित साहित्य परंपरा का परिचय। ठीक है, ये हेडिंग हम लिख देंगे, उसके बाद उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे कि हिंदी विकास के अंतर्गत से पूर्व प्रचलित भाषाओं में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आती है। हिंदी की विकास की परंपरा कुछ इस प्रकार मानी जाती है। देखो ये कहा गया कि जो हिंदी विकास के अंतर्गत हिंदी से पूर्व प्रचलित भाषाओं में देखो यानी हिंदी का जो विकास हुआ है और हिंदी से पहले की पूर्व भाषा में कौन कौन थी, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आती है। और इसका हिंदी की विकास परंपरा कुछ इस प्रकार, कहने का मतलब यह है कि हिंदी की शुरुआत कहां से हुई और आज कहां है। उसके नीचे क्या हमने छोटा सा सीरीज लाइन दी हुई है ना, दिया कि सबसे पहले क्या आई थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद क्या बनी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद क्या बनी पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट, अवट के बाद हिंदी। यानी वैदिक संस्कृत शुरू हुई थी और धीरे धीरे बदलते बदलते परिवर्तित होते होते उसका स्वरूप और आज हम हिंदी के रूप में देख रहे और हिंदी भी आज किस स्वरूप में है, खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है, तो ये शुरू हो गया कि वैदिक साहित्य से शुरू हुई थी और आज खड़ी बोली हिंदी के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब आगे फिर लिखेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव तथा उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया गया। देखो आचार्य कहते हिंदी भाषा का उद्भव और उत्पत्ति तो अपभ्रंश भाषा से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया गया। अतः हिंदी के संपूर्ण अध्ययन के लिए हिंदी पूर्व की भाषाओं में शामिल साहित्य परंपरा को जानना बहुत आवश्यक है। फिर लिखेंगे हम इसके बाद आगे, भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में कई प्रादेशिक भाषाएं चलन में आ चुकी थी। इनका साधारण नाम प्राकृत या प्राकृत था। इन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है, कहा जाने लगा। भाषा विद्वानों द्वारा भारतीय आर्य भाषा को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया। यानी भाषा विद्वानों ने जो भारतीय आर्य भाषा उसको 3 काल खंडों में विभाजित किया। तो पहला दिया हुआ कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इस काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं आती हैं। यानी जो हमने 3 खंड की तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और इसका समय भी बता दिया और इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। अब आता है बिंदु नंबर दूसरा, इसमें दिया कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भाषाएं थीं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी और अपभ्रंश भाषा। इस तरह कुल कितनी भाषाएं थी? 3। फिर आता है बिंदु नंबर 3, अर्वाचीन अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसका समय क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इसके अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर यानी क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं। अर्वाचीन या आधुनिक आर्य भाषा तो इसके अंतर्गत कौन सी आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं आपकी कौन सी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इस प्रकार मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं
आती हैं। ठीक, तो ये देखो हो गया। जो मध्य के साथ क्या है, 3 भाषाएं हैं। अर्वाचीन के साथ तो इस प्रकार ये कहा कि मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली प्रकार अपभ्रंश आई हैं। अब आता है बारी बारी से पहला, तो पहला दिया पाली, यानी यहाँ पर हमने मध्य का उल्लेख किया, यानी सारे सभी का करेंगे थोड़ा थोड़ा। पाली को बुद्ध की भाषा कहा जाता है। पूरा बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखा गया। इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक माना जाता है। बुद्ध वचनों को जिन पंक्तियों में कहा गया है उसे पाली कहते हैं। पाली साहित्य में बौद्ध धर्म से संबंधित 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर आता है बिंदु नंबर आपका दूसरा, तो दूसरा दिया प्राकृत साहित्य। जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, यानी जो जैन साहित्य लिखा गया वो किस में लिखा गया? प्राकृत भाषा में। श्रवण महावीर ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। उनके अपने उपदेशों को मागधी और अर्धमागधी कहा गया। प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है, यानी इस समय जो प्राकृत प्रकाश नामक का व्याकरण ग्रंथ वो इसी समय लिखा गया। हेमचंद्र ने 12वीं सदी में प्राकृत व्याकरण इसी भाषा में लिखा है। जो हेमचंद्र करके हैं विद्वान, उन्होंने 12वीं सदी में प्राकृत व्याकरण इसी भाषा में लिखा है। देखो ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, इन्हीं में से जो हम नेट की या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं वहां भी ये काम आती हैं। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख प्रकार हैं। पहला सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी और मागधी प्राकृत। यानी जो प्राकृत भाषा उसको कितने प्रकार की? 5। सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी और मागधी, तो प्राकृत। अब अगला तीसरा आता है अपभ्रंश साहित्य। तो देखो यहाँ पर संक्षिप्त थी, हम क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत किया। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। इसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। इसमें पर्याप्त साहित्यिक रचना हुई है। इसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। भारत में क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ है। इनका विवरण कुछ इस प्रकार से है। तो देखो, एक तरफ हम निकलेंगे अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, दूसरी तरफ विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। तो पहली है सौरसेनी अपभ्रंश। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आर्य भाषाएं उत्पन्न हुई या विकसित हुई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। वहीं पैसाची दूसरी है, पैसाची अपभ्रंश। इससे पंजाबी और लैंदा क्या हुई? आर्य भाषाएं विकसित हुई। फिर तीसरा है ब्रांच अपभ्रंश। इससे सिंधी आर्य भाषाएं विकसित हुई। फिर चौथा आपका दिया खस अपभ्रंश, इससे पहाड़ी विकसित हुई। फिर 5वां दिया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी क्या हुई? आर्य भाषाएं विकसित हुई। उसके बाद आगे फिर बिंदु नंबर 6 अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई। 7वां फिर मागधी अपभ्रंश। इससे बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया जो आर्य भाषाएं वो विकसित हुई। इससे सिद्ध होता है कि अपभ्रंश से ही भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यानी इनसे सिद्ध हो जाता है कि जो हिंदी खड़ी बोली का या जो आधुनिक हिंदी आर्य भाषाओं का विकास हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, अब आता है आगे अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि स्वयंभू को कहा गया है, जिनकी पायमचरी, ऋट्यचर्य स्वयंभू छंद है। यानी ये इनकी रचनाएं किसकी? स्वयंभू की। तो देखो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उनकी कुल ये जो 3 प्रमुख रचनाएं ये भी याद रखो। अन्य प्रमुख अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो एक तरफ लिख लिया हमने अपभ्रंश कवि और दूसरी तरफ रचना का नाम। तो सरापा इनकी मूर्तक रचनाएं हैं। देवसेन श्रावकाचार्य लिखी इन्होंने। पुष्पदत्त महापुराण और जसरचर्य लिखी है। धनपाल ने भव सैयद का लिखा है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक रचना लिखी है। उसके बाद फिर आता आपका जिनदत्त सूर्य, तो इन्होंने उपदेश रसायन रास लिखी। ज्वेंदु ने परमात्म प्रकाश योगसार लिखी है और योगसार रही है। राम सिंह पहाड़दुआ लिखी। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा है। और फिर आता है विद्यापति, तो विद्यापति ने आपकी कीर्तलता कीर्त पताका लिखी है। अब उसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल अपभ्रंश की 4 साहित्यिक रचनाएं
देखो कौन कौन सी, विजयपाल आसु, अमीर आसु, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि महत्वपूर्ण है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल के समय लिखी गई विजयपाल आसु, अमीर आसु, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि महत्वपूर्ण है, ये देखो आदि काल में आती हैं। और साथ में ये कौन सी रचनाएं हैं, आपकी अपभ्रंश की भी रचनाएं दी हैं। ये आपकी अपभ्रंश की रचनाएं दी। इस प्रकार से ये आपका जो प्रश्न था वो समाप्त हो गया, है ना। तो प्रश्न क्या था, हिंदी पूर्व की भाषा में संरक्षित साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी से पहले की जो भाषा, हिंदी कैसे बनी, उससे पहले की जो भाषा वो भाषाएं थी, उसी के बारे में हम आपके सामने संक्षिप्त में परिचय लाए थे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए क्या आपका धन्यवाद।